नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज की वीडियो में हम लोग मुक्तिबोध के बारे में पढ़ेंगे। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार थे। तो चलिए शुरू किया जाए। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध था। मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में श्योपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 को पक्षाघात या पैरालिसिस की वजह से लगभग 47 वर्ष की उम्र में हो गई। इनके पिता का नाम माधवराव मुक्तिबोध था। पिताजी के नाम में मुक्तिबोध लगा हुआ है, इसलिए इनके नाम में भी मुक्तिबोध लगा है। तो मुक्तिबोध इनका साहित्यिक उपनाम नहीं है, बल्कि पैतृक उपनाम है। इनके पिता माधवराव जी एक कोतवाल थे। इनके पिता का भी निधन मुक्तिबोध के मृत्यु के ही दिन 11 सितंबर 1964 को हुआ था। मुक्तिबोध की मां का नाम पार्वती बाई था। यह 6ठी कक्षा तक शिक्षित थी। 11 सितंबर 1964 को जब मुक्तिबोध का निधन हुआ, इसके कुछ ही दिन बाद इनकी मां का भी निधन हो गया। मुक्तिबोध को घर में बाबू साहब कहकर पुकारा जाता था। इसका कारण यह था कि मुक्तिबोध माता पिता की तीसरी संतान थे। उनसे पहले के दोनों बच्चे अधिक जीवित नहीं रहे, इसलिए मुक्तिबोध के देखभाल पर अधिक ध्यान दिया जाता था। शाम को इनको बाबा गाड़ी में हवा खिलाने के लिए बाहर ले जाया जाता। 7-8 वर्ष की उम्र तक अर्दली ही कपड़े पहनाते थे। मुक्तिबोध की सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाता रहा और हर मांग पूरी की जाती। वे परीक्षा में सफल होते तो घर में उत्सव मनाया जाता था। इस तरह से पले बड़े बालक मुक्तिबोध हठी और जिद्दी हो गए। इनके पिता पुलिस विभाग के कोतवाल थे, तो अक्सर उनका तबादला होता रहता था और इसलिए मुक्तिबोध की पढ़ाई में बाधा पड़ती रहती थी। सन 1930 में मुक्तिबोध ने मिडिल की परीक्षा उज्जैन से दी और फेल हो गए। मुक्तिबोध ने इस असफलता को अपने जीवन की पहली महत्वपूर्ण घटना के रूप में स्वीकार किया है। सन 1935 में माधव कॉलेज उज्जैन में पढ़ते समय मुक्तिबोध ने साहित्य रचना का कार्य प्रारंभ किया और सन 1939 में शांता जी से इनका प्रेम विवाह हुआ। परिवार के विरोध के बावजूद इन्होंने शांता जी से प्रेम विवाह किया। इसका इनकी जिंदगी पर बड़ा गहरा असर पड़ा। इनके पिताजी 1939 में ही रिटायर हो गए। फिर परिवार किराए के 2 कमरों में सिमट गया और गरीबी के दिन शुरू हो गए और गरीबी का यह दौर मुक्तिबोध के जीवन में आजीवन चलता रहा। मुक्तिबोध ने इंदौर के होलकर विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद मॉडर्न स्कूल में अध्यापन का कार्य भी किया। मुक्तिबोध ने 1938 से ही अध्यापन कार्य शुरू कर दिया था। वर्ष 1940 में मुक्तिबोध सुजालपुर के शारदा शिक्षा सदन में पढ़ाने लगे और यहीं पर नेमीचंद्र जैन और प्रभाकर माचवे से इनकी मित्रता हुई। नेमीचंद्र जैन और प्रभाकर माचवे दोनों लोग प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तार सप्तक की मूल परिकल्पना यहीं बनी। तार सप्तक 1943 में छपा। यह 7 कवियों की कविताओं का संकलन है और इसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। तार सप्तक पर एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के इस वीडियो को देखिए। 1942 के आसपास मुक्तिबोध वामपंथी विचारधारा से जुड़ गए। उसकी तरफ इनका झुकाव हुआ और सुजालपुर में रहते हुए इनकी वामपंथी चेतना मजबूत हुई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब शारदा शिक्षा सदन बंद हो गया तो मुक्तिबोध उज्जैन चले गए। मुक्तिबोध कुछ पत्र पत्रिकाओं के संपादन से भी जुड़े थे। बनारस से निकलने वाली पत्रिका हंस के संपादन कार्य से 1945 में जुड़े। इन्होंने त्रिलोचन जी के साथ सहायक संपादक के रूप में काम किया। त्रिलोचन जी भी हिंदी के मशहूर साहित्यकार हैं। हंस पत्रिका को छोड़ने के बाद मुक्तिबोध ने नागपुर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र नया खून का संपादन किया। मुक्तिबोध इस पत्र को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करना चाहते थे। मुक्तिबोध ने वसुधा में भी सहायक संपादन का कार्य किया। इसी बीच वर्ष 1954 में मुक्तिबोध ने नागपुर विश्वविद्यालय से स्नातक भी किया, एमए किया। मुक्तिबोध की नौकरी की तलाश का अंत तब होता है जब 1958 में दिग्विजय महाविद्यालय राजनंद गांव में प्राध्यापक के पद पर इनकी नियुक्ति होती है। इसके बाद इनके जीवन में आर्थिक चिंता कम हो जाती है। मुक्तिबोध अस्तित्ववादी विचारधारा के समर्थक थे। साहित्य लेखन में तरह तरह की विचारधाराएं होती हैं। मुक्तिबोध अस्तित्ववादी विचारधारा को मानते थे। अब आइए मुक्तिबोध के साहित्यिक जीवन और रचनाओं पर एक नज़र डाला जाए।
मुक्तिबोध के जीवन काल में उनकी ज़्यादा रचनाएं प्रकाशित नहीं हुई थीं। जो रचनाएं उनके जीवित रहते प्रकाशित हुई हैं वह हैं तारसप्तक, जो 1943 में प्रकाशित हुआ था, उसमें संकलित कविताएं। कामायनी, एक पुनर्विचार, जो 1961 में प्रकाशित हुई। भारत, इतिहास और संस्कृति, यह 1962 में प्रकाशित हुई। एक साहित्य की डायरी, यह पुस्तक 1964 में प्रकाशित हुई थी। तो मुक्तिबोध के जिंदा रहते इनकी यही रचनाएं और पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं, और इसमें से भी एक साहित्य की डायरी जब प्रकाशित हुई तब मुक्तिबोध अचेतावस्था में थे। 11 सितंबर 1964 को मुक्तिबोध की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इनकी जो पुस्तकें छपी वे हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, यह एक काव्य संग्रह है 1964 में प्रकाशित। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, यह निबंध संग्रह है, यह भी 1964 में प्रकाशित हुआ। काठ का सपना, यह कहानी संग्रह है, 1967 में प्रकाशित हुआ। विपात्र, एक लघु उपन्यास है जो 1970 में प्रकाशित हुआ। सतह से उठता आदमी, यह एक कहानी संग्रह है जो 1971 में प्रकाशित हुआ। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह एक चिंतन परक ग्रंथ है, यह भी 1971 में प्रकाशित हुआ। भूरी भूरी खाक धूलि, यह काव्य संग्रह है जो 1980 में प्रकाशित हुआ। समीक्षा की समस्याएं, यह 1982 में प्रकाशित हुआ। और मुक्तिबोध रचनावली, जो नेमिचंद्र जैन द्वारा संपादित है 6 खंडों में, यह 1985 में प्रकाशित हुई। इसमें मुक्तिबोध की सारी रचनाओं का संग्रह है। इन रचनाओं में से एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये तीनों आलोचना विधा के चिंतन परक ग्रंथ हैं। काठ का सपना और सतह से उठता आदमी इनके कहानी संग्रह हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूलि, यह इनके 2 काव्य संग्रह हैं। संक्षिप्त परिचय के बाद मुक्तिबोध की इन रचनाओं पर आइए विस्तार से नजर डाली जाए। मुक्तिबोध की कविताएं पहली बार वर्ष 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में तारसप्तक में छपी। तारसप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था और तारसप्तक की परिकल्पना में मुक्तिबोध भी शामिल रहे थे। मुक्तिबोध तारसप्तक के पहले कवि थे। तारसप्तक में कुल 7 कवि शामिल थे। मुक्तिबोध की कविताएं सबसे पहले छपी थीं, इनके बाद अन्य कवियों की कविताएं छपी थी, इसीलिए मुक्तिबोध तारसप्तक के पहले कवि हैं। इनकी कुल 17 कविताएं तारसप्तक में छपी थीं। मनुष्य की अस्मिता, आत्मसंघर्ष और प्रखर राजनीतिक चेतना से समृद्ध उनकी कविताएं पहली बार तारसप्तक के माध्यम से ही सामने आईं। लेकिन मुक्तिबोध का कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया था। इनकी मृत्यु के बाद ही इनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। इस पर आगे बात होगी। कामायनी, एक पुनर्विचार पुस्तक, इनके जिंदा रहते प्रकाशित हुई। यह मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृति है। यह कैसी कृति है? आलोचनात्मक कृति है और पुस्तकाकार रूप में 1961 में इसका प्रकाशन हुआ। 1973 में साहित्य भारती द्वारा इसका पुनः प्रकाशन हुआ और इस रचना में कुल 13 अध्याय हैं। कामायनी एक पुनर्विचार के कुछ अंश पहले ही हंस और आलोचना नामक पत्रिका में प्रकाशित हो चुके थे। इस ग्रंथ में गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है कि कामायनी का जो विश्लेषण मैंने किया है वह एक ओर प्रसाद जी का युग तो दूसरी ओर उनका व्यक्तित्व, इन दोनों की परस्पर क्रिया प्रतिक्रियाओं के संघनित योग को ध्यान में रखकर ही किया गया है। कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है। जिस प्रकार फैंटेसी में मन का निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेपण होता है, उसी प्रकार कामायनी में भी हुआ है। इस समीक्षा ग्रंथ के माध्यम से गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक नवीन दृष्टि दी है। मनु के यथार्थ चरित्र को उद्घाटित किया है। यह मनु मन का प्रतीक नहीं है बल्कि सामंती व्यवस्था का प्रतिनिधि शासक है। अपने विद्वतापूर्ण विश्लेषण एवं विवेचन द्वारा कामायनी को एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महाकाव्य ही नहीं अपितु एक फैंटेसी कथा प्रधान आधुनिक युग का पूंजीवादी काव्य सिद्ध किया है। भारत इतिहास और संस्कृति इतिहास पर लिखी गई इनकी पुस्तक है। यह कोई मौलिक कृति नहीं है। यह पाठ्यपुस्तक के रूप में लिखी गई थी और मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा पहले यह पाठ्यपुस्तक के रूप में स्वीकार हुई। फिर 19 सितंबर 1962 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। 1962 तक इनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था और इस किताब के विरोध में जो मार्च निकला था उसने मुक्तिबोध को तोड़ दिया। वह कभी उस आघात से उबर न सके। एक साहित्य की डायरी, यह मुक्तिबोध का निबंध संग्रह है। यह 1964 में प्रकाशित हुआ था। यह पहले साप्ताहिक नया खून में
मुक्तिबोध द्वारा अपने कॉलम के लिए लिखा गया था और बाद में धारावाहिक रूप में वसुधा पत्रिका 1957 से 1960 में भी यह जारी रहा। यह रचना उनकी साहित्यिक और सामाजिक राजनीतिक आलोचना की एक झलक पेश करती है और उनके सोचने के तरीके में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह मुक्तिबोध के साहित्यिक अंतरंगता की संवेदनशीलता का परिचय देती है। मुक्तिबोध की मृत्यु के पहले साहित्यकार श्रीकांत वर्मा ने इस निबंध संग्रह को प्रकाशित किया। इसके प्रकाशन के समय तक मुक्तिबोध अपना होश खो बैठे थे, अचेतन अवस्था में थे। श्रीकांत वर्मा मुक्तिबोध के बहुत प्रशंसक और घनिष्ठ मित्र थे। एक साहित्य की डायरी इनके निबंधों का संग्रह है, यह इनकी डायरी नहीं है। इसमें कुल 13 निबंधों का संकलन है, जिसमें तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, हाशिए पर कुछ नोट्स और डबरे का सूरज इनमें महत्वपूर्ण निबंध हैं। एक साहित्य की डायरी का दूसरा संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ से इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 के 2 महीने बाद प्रकाशित हुआ। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह कविता संग्रह 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हुआ था और यह मुक्तिबोध का प्रथम स्वतंत्र काव्य संकलन है। यह मुक्तिबोध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह भी है। मुक्तिबोध का कोई भी स्वतंत्र काव्य संग्रह इनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुआ था। यह काव्य संग्रह मुक्तिबोध के दिवंगत होने के बाद प्रकाशित हुआ और इस काव्य संग्रह के कविताओं का संकलन और संपादन श्रीकांत वर्मा ने किया। इस काव्य संग्रह में कुल 28 कविताएं हैं। इस संग्रह की प्रमुख कविताएं हैं भूल गलती, एक अंतर कथा, चकमक की चिनगारियाँ, एक स्वप्न कथा, चंबल की घाटी में, अंतःकरण का आयतन, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, और काव्यात्मन फणिधर, मुझे याद आते हैं जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, ब्रह्म राक्षस, दिमागी गुहा अंधकार का ओरांग उटांग और अंधेरे में। ये कविताएं तार सप्तक जो 1943 में प्रकाशित हुआ से लेकर के चांद का मुंह टेढ़ा है जो 1964 में प्रकाशित हुआ के प्रकाशन समय के बीच यानी कि 1943 से 1964 के बीच की जटिलता और विषमता की परिचायक हैं। इन कविताओं में एक विचित्र रहस्यमयता और क्लिष्टता परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। चांद का मुंह टेढ़ा है कि पहली कविता भूल गलती है। यह कविता प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है और अंधेरे में इसकी अंतिम कविता है। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की उन लंबी कविताओं का प्रतिनिधि काव्य है जो एक विस्तृत प्रारूप लिए होती हैं। इस संग्रह की 3 सबसे प्रसिद्ध और लंबी कविताएं हैं ब्रह्म राक्षस, दिमागी गुहा अंधकार का ओरांगुटान और अंधेरे में। हिंदी साहित्य की लंबी कविताओं में गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता अंधेरे में का विशेष स्थान है। यह कविता मुक्तिबोध की श्रेष्ठतम कविताओं में से एक है। अंधेरे में कविता के माध्यम से मुक्तिबोध ने समाज और युग के विभिन्न संदर्भों को रेखांकित किया है। इसकी रचना मुक्तिबोध ने राजनंदगांव में रहते हुए किया था। वे उस समय वहीं पर दिग्विजय कॉलेज में व्याख्याता के पद पर कार्य कर रहे थे। मुक्तिबोध रचनावली के संपादक नेमी चंद्र जैन के अनुसार इसकी रचना 1957 से 1962 के बीच की गई थी। इस कविता का सबसे पहले प्रकाशन बद्री विशाल पित्ती के संपादन में उस समय निकलने वाली पत्रिका कल्पना के नवंबर 1964 के अंक में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। उस समय एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था कल्पना और इसके संपादक थे बद्री विशाल पित्ती। तो कल्पना पत्रिका के नवंबर 1964 के अंक में यह कविता आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुई थी। अंधेरे में कविता जब प्रकाशित हुई तब तक मुक्तिबोध दिवंगत हो चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। इसी वर्ष 1964 में ही मुक्तिबोध का काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है प्रकाशित हुआ और इस संग्रह में मुक्तिबोध के कहने पर इस कविता को केवल अंधेरे में नाम से संकलित किया गया था। कल्पना पत्रिका में यह कविता आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुई, जबकि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह में सिर्फ अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुई थी। इस कविता से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अंधेरे में कविता का नायक कौन है? अंधेरे में कविता का नायक मैं है। ब्रह्म राक्षस भी इनकी बड़ी प्रसिद्ध लंबी कविता है। अपने भोगे हुए यथार्थ को इन्होंने ब्रह्म राक्षस नामक कविता में बेहद मार्मिक तरीके से वर्णित किया है। ब्रह्म राक्षस कविता के माध्यम से उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग के द्वंद्व और अलगाव की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध इस पुस्तक को नवंबर 1964 में नागपुर के विश्व भारती प्रकाशन ने
प्रकाशित किया था। यह मुक्तिबोध द्वारा 1963 में ही तैयार कर दिए गए निबंधों का संकलन है। मुक्तिबोध ने 1963 में ही इसकी पांडुलिपि तैयार कर दी थी और 1964 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। काठ का सपना कहानी संग्रह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1967 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 11 कहानियां संकलित हैं जो मुक्तिबोध द्वारा समय समय पर लिखी गई हैं। मुक्तिबोध की प्रथम कहानी है मानवीय पशुता, जिसका प्रकाशन सर्वप्रथम वीणा पत्रिका में अक्टूबर 1938 में हुआ। काठ का सपना संग्रह में कुछ कहानियां सन 1943-44 की हैं और कुछ कहानियां 1962-63 की हैं। कविताओं की भांति मुक्तिबोध ने अक्सर एक ही कहानी को बार बार लिखा, इसलिए कई कहानियों के एक से अधिक प्रारूप मिलते हैं। कहीं कहीं पांडुलिपि में उपलब्ध, पत्रिका में प्रकाशित और संकलन में प्रकाशित रूपों में भी अंतर है। एक दाखिल दफ्तर साँझ, यह इनकी एक कहानी है। इस कहानी का आगे का एक और किंतु अपूर्ण हिस्सा भी उपलब्ध है, जिससे उसके मूल चरित्र की मानसिकता पर कुछ अतिरिक्त प्रकाश पड़ता है। इन कहानियों में मुक्तिबोध के सजग चितेरे कलाकार का रूप मुखरित हुआ है और तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं युगीन परिवेश का चित्रण हुआ है। अंधेरे में कहानी युगीन साहित्य को पूरी ईमानदारी से प्रकट करती है। सही मायने में मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस थे। कहानी ब्रह्म राक्षस का शिष्य इनके अंतर्मन की अभिव्यक्ति है। इस कहानी में एक कलाकार की पूर्ण पराकाष्ठा की अभिव्यक्ति हुई है। पीछे हम लोग इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि अंधेरे में नाम से एक कविता भी है। काठ का सपना, पक्षी और दीमक इनके बदलते दौर की कहानियां हैं, जिनमें संवेदनशीलता आत्मा का स्वर है जो सच कहने से कभी परहेज नहीं करती। विपात्र उपन्यास 1970 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हुआ। यह मुक्तिबोध का एक लघु उपन्यास है। मूलतः यह काठ का सपना संग्रह की अंतिम कहानी है, जिसे बाद में बढ़ा करके उपन्यास की सीमा में लाया गया। मुक्तिबोध का कथा साहित्य उपन्यास और कहानी मात्रा की दृष्टि से तो अल्प है, किंतु जो है उसका हिंदी कथा साहित्य में इस्पात की भांति ठोस और सशक्त योगदान है। सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह 1971 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हुआ और इस संकलन में मुक्तिबोध की सभी कहानियां संकलित हैं। तो काठ का सपना और सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध के कुल 2 कहानी संग्रह हैं जो प्रकाशित हुए थे, और कहानी, निबंध और कविता संग्रहों की कुल 5 पुस्तकों का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा हुआ है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कहानियां हैं अंधेरे में, क्लॉड ईथरली, जंक्शन, पक्षी और दीमक, ब्रह्म राक्षस का शिष्य, प्रश्न, लेखन, सौंदर्य के उपासक। अंधेरे में इसी शीर्षक से मुक्तिबोध की एक लंबी कविता है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र एक चिंतन परक ग्रंथ है जो 1971 में राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ था। मुक्तिबोध ने कविताओं के अतिरिक्त आलोचना विधा पर भी अपनी कलम चलाई और इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। कामायनी एक पुनर्विचार भी इनकी एक आलोचनात्मक कृति है। पहले काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है कि 16 वर्ष बाद 1980 में मुक्तिबोध की कविताओं का दूसरा संकलन भूरी भूरी खाक धूलि प्रकाशित हुआ। यह नई दिल्ली से राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ। यह मुक्तिबोध की कविताओं का दूसरा संकलन है और इसमें 1949 से लेकर के 1963-64 तक की रचनाओं का संकलन है। इसमें कुल 47 कविताओं का संकलन हुआ है। 47 कविताओं को लेकर के अपने कलेवर में समेटे हुए यह संकलन मुक्तिबोध के काव्य का संपूर्ण साक्षात्कार प्रस्तुत करता है। इस संकलन में शब्दों का अर्थ जब 12 बजे रात के मीठा बेर आज जो चमकदार प्रज्वलित, इसी बैलगाड़ी को, ओ अप्रस्तुत श्रोता, भविष्य धारा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। यह संकलन मुक्तिबोध के चिंतन की व्यापकता और सर्जनता कौशल को स्पष्ट करता है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविताएं हैं अंधेरे में, दिमागी गुआंधकार का ओरांग उटांग, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, लकड़ी का रावण, भूल गलती, एक अंतः कथा, एक भूतपूर्व विद्रोही। अंधेरे में, दिमागी गुआंधकार का ओरांग उटांग और ब्रह्म राक्षस इनकी 3 बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये तीनों लंबी कविताएं हैं। ब्रह्म राक्षस को प्रयोगात्मक कविताओं में मुक्तिबोध का सबसे प्रभावशाली काम माना जाता है। अन्य प्रसिद्ध कविताएं हैं एक स्वप्न कथा, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, शून्य, मेरे लोग, मैं उनका ही होता, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, मुझे कदम कदम पर, मुझे पुकारती हुई पुकार। राजकमल प्रकाशन द्वारा 1982 में समीक्षा की समस्याएं पुस्तक प्रकाशित हुई और राजकमल प्रकाशन से ही 1985 में नेमीचंद्र जैन के संपादन में 6 खंडों में पेपरबैक में मुक्तिबोध रचनावली प्रकाशित हुई। नेमीचंद्र जैन शारदा शिक्षा सदन में इनके साथ पढ़ाते थे
और तभी से मुक्तिबोध के साथ इनकी मित्रता थी। तार सप्तक में भी मुक्तिबोध के साथ नेमिचंद्र जैन की कविताएं छपी थीं। मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है, पुल भी माना जाता है, क्योंकि मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद के शुरुआती दौर में कविता शुरू की और नई कविता के भी वह एक मजबूत हस्ताक्षर थे। मुक्तिबोध आत्म साक्षात्कार की कविता करने वाले कवि हैं। परम अभिव्यक्ति की खोज की बात मुक्तिबोध ने की है। फैंटेसी का प्रयोग करने वाले कवि मुक्तिबोध हैं। अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस कविताओं की शैली फैंटेसी ही है। फैंटेसी का मतलब है काल्पनिक या दिवा स्वप्नात्मक। वे आज़ादी के बाद के दौर में हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा के सबसे बड़े नाम माने जाते हैं। कविता के साथ साथ कविता विषयक चिंतन और आलोचना पद्धति को विकसित और समृद्ध करने में भी मुक्तिबोध का योगदान अन्यतम है। मनुष्य की अस्मिता, आत्मसंघर्ष और प्रखर राजनीतिक चेतना से समृद्ध स्वातंत्रोत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्ष व्यक्तित्व के रूप में स्थापित मुक्तिबोध अपने समय के एक ऐसे कवि हुए हैं जिनकी उम्र बहुत छोटी रही, लेकिन उनकी कविता सदियों के लिए अमर हो गई। मुक्तिबोध की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। धूम्रमुख चिमनियों के ऊंचे ऊंचे उद्गार चिन्हाकार मीनार, मीनारों के बीचों बीच चांद का है टेढ़ा मुंह। अक्सर परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मुक्तिबोध के छोटे भाई शरद चंद्र माधव मुक्तिबोध, जिनका जन्म 1921 में हुआ था और 1985 में इनकी मृत्यु हुई, एक मराठी कवि, उपन्यासकार और मार्क्सवादी आलोचक थे। यह मराठी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 1979 में इनको दिया गया था, उसके विजेता थे। तो गजानन माधव मुक्तिबोध के छोटे भाई भी साहित्यकार थे। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है कि मुक्तिबोध द्वारा लिखित काव्य संग्रह कौन है? विकल्प हैं। पहला विकल्प है विपात्र, दूसरा विकल्प है चांद का मुंह टेढ़ा है, तीसरा विकल्प है काठ का सपना और चौथा विकल्प है कामायनी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज़ के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।